कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? त्वरण के बारे में पढ़े थे कि त्वरण क्या होता है। हमने क्या बताया था कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। उसके बाद त्वरण का मात्रक भी सीखे थे, क्या होता है? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन बताया भी गया था, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर उसकी डायमेंशंस भी निकाल के देखे थे, बीमा LT-2 आई थी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद समान त्वरण बताया भी गया था, एक समान त्वरण और असमान त्वरण भी बताया गया था। और उसके बाद बताया गया था कि धनात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है। उसमें मैंने पूछा था ना कि कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिराई जाए, मतलब उसका फ्री फॉल कराया जाए, मुक्त पतन वस्तु का, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे तो उसमें कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा? जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरे तो धनात्मक त्वरण होगा। क्यों? क्योंकि उसका त्वरण लगातार क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। पृथ्वी अपनी ओर खींचती रहती है। उस त्वरण को हम जी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? जी से। तो वहाँ कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा? धनात्मक होगा। और अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो सबको पता है जब नीचे से फेंकते हैं तो अधिकतम वेलोसिटी पे होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है और उसकी वेलोसिटी कम होती और एक समय ऐसा आता है कि वो वहाँ पे रुक जाती, तो अपनी फाइनल उसकी कितनी हो जाती? 0। और फिर वो वहाँ से फिर से गिरना चालू करती। तब कोई वस्तु को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पे कौन सा त्वरण लगेगा? माइनस, ऋणात्मक। और उसी को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, मंदन। मंदन समझ में आता है? जब ब्रेक लेते हैं तो क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। और जब एस्केलेटर खींच के चलाते हैं तब क्या होता है? एक्सीलरेट होती है गाड़ी, बढ़ती जाती। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं और नेगेटिव वाले को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। देखो, जब भी कोई वस्तु किसी एक रेखा में गति करे और वो लगातार अपनी गति को बदलता जाए, और गति बदले भी कैसे? एक समान। उसकी जो है वेग परिवर्तन की दर कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब पहले 5 बढ़ा फिर 3 घट गया, फिर 2 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा। कोई एक फिक्स होना चाहिए ना कि पर सेकेंड वो कितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर जब एक समान होती है तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि उसमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण लगते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। तो या बात समझना, ये गति के समीकरण किसके लिए लगेगा? जब कोई गतिमान वस्तु एक समान त्वरण से, त्वरण कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, ठीक है? तो एक समान त्वरण से गति करे तो लगने वाले, तो किसमें संबंध निकालना है? समय t, तय दूरी s, दूरी जितनी भी तय करता है उसको किससे दिखाते हैं? s से। तय दूरी s और उसके प्रारंभिक और अंतिम वेग, प्रारंभिक और अंतिम वेग u, v। प्रारंभिक कौन सा होगा? u और अंतिम v में संबंध किससे किससे दिखाया जाएगा? कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वहाँ पे कोई भी त्वरण नहीं होता है। तो इसका मतलब वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देख लेते थे, क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन में कोई जब त्वरण नहीं उत्पन्न होता तो साधारण नियम लगता था, क्या होता था? दूरी बराबर चाल गुणे समय। मतलब ये वाला रूल कब लगेगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये कब लगता है? जब एक समान गति हो। गति कैसी होनी चाहिए? एक समान गति। अर्थात त्वरण इसमें क्या होता है? शून्य होता है, त्वरण नहीं होता है। त्वरण क्या होता है? शून्य। तब क्या लगता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। और यहाँ भी लीनियर मोशन होता है, लेकिन इसमें क्या होते जाता है? उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होते जाती है, तब ये वाले नियम लगते हैं। क्या क्या संबंध आते हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला क्या प्रूव किया था? त्वरण का क्या आया था? त्वरण को हम लोग प्रूव किए थे, क्या आया था? A = v - u/t, है ना? मैं लिख दूं यहाँ पे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये चलते रहा, हम लोग नहीं ध्यान दी।
ये कहीं से जा रहा था, फिर हमने यहाँ पे अपनी स्टॉप वॉच लगाई, ये समय कितना था T1, और मैंने यहाँ देखना चालू किया, देखते रहे। जब हम अपनी स्टॉप वॉच को पाज करते हैं फिर से देखने के लिए, अब कहाँ पहुँचा, तो वो इस समय T2 मतलब जो है कितना समय T1 से T2 समय पे यहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे इसकी पोजीशन x1 थी, मान लो यहाँ पे पोजीशन कितनी हो गई x2, और फिर आगे निकल गया। लेकिन हमने इतना उसको देखा कि कोई एक रेखा में, देखो मैंने लीनियर बनाया ना, एक रेखा में कोई वस्तु, क्या गतिमान वस्तु जा रही थी, और इस समय जब मैंने उसको देखना चालू किया, तब जब मैं देखना चालू करूंगा तो मेरा समय कितना होगा, 0। फिर वो इतना समय लिया, कितना समय, T2। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू T मानते हैं, और T1 क्या है, 0 है, तो T2 माइनस 0 बराबर T, तो क्या कह देते, T2 ही क्या हो जाता है, T हो जाता है। बात समझ पाए। तो इन दोनों का जो समय वाला डिफरेंस कितना आया, T, और x2 माइनस x1, मान लीजिए पहले दूरी अगर 10 होती फिर 15 हो गई, तो डिफरेंस कितना आया, 5 है। कैसे निकाले, x2 माइनस x1, और विस्थापन कितना हुआ, इन दोनों के बीच का विस्थापन कितना है, x2 माइनस x1। अच्छा, विस्थापन दूरी एक ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लीनियर है, एक ही लाइन में, और चूंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में चलता रहे तो वहाँ पे दूरी और विस्थापन सेम होता है, बदलता है नहीं, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तब बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैं विस्थापन लिखूँ या दूरी, क्यों, क्योंकि लीनियर मोशन हो रहा है, तो उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं आनी है। x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इतने समय बाद ये यहाँ तक की पहुँचा, और मैं कह दूँ कि मैंने जब यहाँ देखना चालू किया तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी थी उसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग, और वो प्रारंभिक वेग ये कितना था, u था। और फिर यहाँ से बढ़ते रहा एक समान दर से, अलग नहीं होगा, मतलब उसकी जो वेग परिवर्तन की दर थी वो कैसी है, समान है, असमान नहीं है। तो वेग परिवर्तन की दर कैसी थी, समान थी। इसका मतलब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वो कितना हो गया, v हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u, प्रारंभिक वेग u, और अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। अब मैं कह दूँ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी हुई, यहाँ कोई देख के तुरंत बता सकता है चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी हुई, v माइनस u। मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, वेग में परिवर्तन, आप लोग तुरंत बता सकते हैं क्या, पहले भी निकाल लिए थे ना। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस यू, मान लीजिए पहले 10 था फिर 15 हुआ, तो कितना हुआ, 15 माइनस 10, वही v माइनस यू। फिर टाइम के साथ रिलेट किया गया तो वही आया था, उसको हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण, a इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी, ये पहले प्रूव कर लिए थे। अब ये इधर क्या है, दोनों ये इधर अपान में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस ए टी प्रूव हो गया। ये एक इक्वेशन जो बनी इसको हम पहली नाम दे देते हैं, और यही इक्वेशन आप मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, पहली इक्वेशन ये हो गई। फिर बात यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह दूँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक की जो गया, तो जो बीच की डिस्टेंस होती है x, उसको हम कितनी है, उस x को x मानो या s भी मान सकते हो, जैसा भी मानना चाहे हम बाद में बदल लेंगे अपने हिसाब से ना। ये वाली जो डिस्टेंस है, किसी को कोई दिक्कत, इन दोनों मान लीजिए यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तय कर रहा है। अब हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन सोचो अगर क्या निकालना हो, हम कहें चली गई दूरी निकालना है, तो क्या दूरी ऐसे निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि चाल तो लगातार बदलते जा रही, तो यहाँ पे हमको इसकी जो चाल है उसकी औसत चाल निकालनी पड़ती है। कौन सी चाल निकालनी पड़ती है, और औसत चाल निकालना हम बहुत सीखे हैं कि औसत चाल कैसे निकालना। मान लीजिए औसत चाल कितनी होती है, मान लीजिए पहले स्पीड कितनी थी 10, फिर कितनी हो गई 20, तो 10-20 की औसत कितना हो जाएगा। औसत निकालना आता है कि कितने पद हैं और जोड़ लो, कुल पद बटे पदों की संख्या निकालते थे, तो 10 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, कितने पद थे 2, भाग करा देंगे कितनी है, औसत चाल 15 हो गई। तो इस तरह से हम औसत चाल निकालते हैं। तो यहाँ औसत चाल एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस वी बाई 2। बात समझ पाए। औसत ना कह के इसको मीन कहो, ठीक है, मीन, माध्य चाल, कौन सी, माध्य वेग, इसका क्या हो जाएगा u प्लस वी बाई 2, ठीक है। तो माध्य चाल इतनी हो गई। अब चूंकि दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय, तो यहाँ पे चाल ना लिखकर हम कौन सा चाल लिखेंगे, माध्य चाल। और दूरी को अगर यहाँ पे x माना गया और इस x को हम कहते नहीं, ये जो x तय कर रहा है यही क्या है, s है, क्या है, फार्मूले के हिसाब से। आप जो है कुछ भी प्रॉपर्टी में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो बुक में माना जाता है वो आसानी रहती है कि बाद में हमको कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इसको s मान लेते हैं। तो ये s कितना हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, दूरी बराबर
क्या लिखेंगे, माध्य चाल गुणे क्या, समय। और चूंकि सबको पता है दूरी कितनी s, माध्य चाल कितना, माध्य चाल सबको पता है u प्लस वी बाई 2, ये आया इंटू समय को किससे दिखा, समय कितना है t लगा, समय देखो इनके बीच का समय कितना है t है। अब देखते हैं u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, यही क्या हो जाएगा s हो जाएगा। और चूंकि हमको v की वैल्यू यहाँ पता है, v इक्वल टू क्या है u प्लस ए टी, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं चूंकि v इक्वल टू u प्लस ए टी दिख रहा होगा। अब v की हमको कितना रखना है u प्लस ए टी, देखो तो s बराबर u प्लस वी बाई v की है, सॉरी v की हमको इतना रख देंगे, बोलो v की है कितना रखेंगे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी बाई 2, इसको बाहर कर लें। अब देखो u को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा, और ये अपान में कितना है 2 है, अपान में कितना है 2 है, v की हमने कितना रखा u प्लस ए टी रखे, ठीक है। इसको मिटा दें, ऊपर लिखा जाए, मिटा रहे हैं, ये पहला इक्वेशन है ना। तो s बराबर 2u प्लस ए टी, एक टी बाहर है बाई 2, और इसको इधर ले जाएं तो मल्टीपल में हो जाएगा। अभी ले जाने की कोई ज़रूरत हमको नहीं, हम इधर ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बटे में लें, दोनों को अलग तोड़ लें, तोड़ना सबको आता है। तो तोड़ेंगे तो पहले टी का इससे मल्टीप्लाई होगा, अंदर 2u इंटू टी होगा, बटे में 2 अलग हो जाएगा, 2u इंटू टी बटे 2 प्लस ए टी इंटू टी बटे 2, हमने तोड़ लिया दोनों को। देखो दोनों के एलसीएम क्या है, एक जैसे हैं, सॉरी दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो ऊपर जुड़ जाते हैं, सबको पता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। तोड़ के हमने ऐसे लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और t का t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। तो s बराबर क्या है u t प्लस, देखो ये 1/2 लिखा हुआ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और a t का t से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन निकल के आई, बात समझ पाए। पहली इक्वेशन क्या आई थी, पहली हम लिखे दे रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। इसको समझ में आई बात। अब हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, इसको मिटाया जाए। देखो दूरी बराबर माध्य चाल गुणे, ये इतना आ गया था, कोई दिक्कत। मैंने माध्य चाल को कितना u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, समय इससे निकाले औसत चाल माध्य चाल करके, फिर मैंने v की वैल्यू रख दी कितना u प्लस ए टी, और सॉल्व किया, ये आ गया। और इसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, चलिए मिटा दिए, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया था, s इक्वल टू क्या अभी निकाल लिए थे, v प्लस यू, वही औसत माध्य चाल इंटू लगा समय। अगर इसको एक इक्वेशन मान ले, दूसरी इक्वेशन सबको पता है e इक्वल टू क्या आई थी, v माइनस यू अपान टी, इसको एक इक्वेशन मान लें। अब देखो 2 समीकरण हमारे पास बने। समीकरण तुम लोगों ने सॉल्व करना सीखा होगा, 8th में भी सीखा होगा, 9th में मैथ में भी सीख रहे होगे। नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक समीकरण ये और एक ये, हम कहते हैं इन दोनों को हम गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, अर्थात मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो दोनों मल्टीप्लाई करो, s से a का होगा, इधर क्या लिखेंगे s इंटू ए लिख देंगे, और इधर v प्लस यू बाई 2 लिखा हुआ है, लिख दो, इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू बाई टी। बात समझ पाए। अब देखो t से t कैंसिल होगा, ऊपर क्या लिखा v प्लस यू v माइनस यू, बचपन में खूब पढ़ा है, एक में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है v प्लस यू और v माइनस यू, क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सही, मतलब v प्लस यू v माइनस यू दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा। तो हम क्या लिख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2, और a और t s का मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा s हो जाएगा, अपान में 2 है, इधर ले जाओ किस में हो जाएगा
2as हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया। चूंकि ये इधर माइनस में उधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कितने इक्वेशन बने, 3 बन गए। तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ऐसा है, बात समझ पाए यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लिखना चाहो लिख लो। मैं मिटाता हूँ इसको, फिर मैं तीनों साथ में लिखता हूँ, फिर रिलेट कराता हूँ कि किसमें क्या क्या जरूरत हमको पड़ेगी। तो हमने कितने इक्वेशन निकाले, 3 इक्वेशन। कौन कौन से निकाले? पहला इक्वेशन हमारा क्या था, पहला क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक ये हुआ। दूसरा क्या निकाले थे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तीसरा हम लोग क्या निकाले थे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा ये हो गया। अच्छा देखो, हम कह दें कि इसमें क्या सब में, चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक समान त्वरण में सारे गति के जो भी समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन आई हैं वो कैसी हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। अर्थात त्वरण कैसा है सबका, एक समान। तो हम त्वरण के लिए निकाले हैं, तो हमको त्वरण से तो कोई संबंध निकालना नहीं। तो इसका मतलब इसमें किसका किसका संबंध, वी यू और टी का। वी यू टी में क्या है, तो पहले के लिए वी यू टी में संबंध है, ठीक है। दूसरे में एस यू और टी में संबंध है, एस यू और टी में संबंध है। तीसरे में किसका संबंध है, वी यू और एस में संबंध है, वी यू और एस में संबंध। और एक बात और याद रखना कि जो वी क्या है उसकी वेलोसिटी, तो हम पहला क्या कह सकते हैं, वेग और समय। पहले का संबंध क्या है, वेग और समय का रिलेशन दिया गया है। दूसरे में क्या दिया गया है, बोलो, दूरी, वेग और समय का। तीसरे में किसका दिया गया है, इसमें ये वेग दूरी है ना। बात समझ पाए, ये इनके रिलेशन होंगे। लेकिन एक बात और समझो कि मैंने कहा था सब किसके लिए हैं, एक समान त्वरण के लिए हैं। अच्छा मैं कह दूं कि इसमें त्वरण तो हो ही रहा है। अच्छा त्वरण ना होता है इन तीनों में, मतलब त्वरण परिवर्तित ना होता तो ए क्या होता है, 0 होता, क्योंकि त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हमको जहाँ जहाँ भी ए दिखे वहाँ पे मैं क्या रख दूँ, 0। तो मैं पहले वाले में रखता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, v इक्वल टू यू, क्योंकि ए टी की है क्या हो जाएगा 0, देखो, प्लस ए इंटू टी। यहाँ पे ए की है कितना रखेंगे, 0 इंटू टी, तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो v किसके बराबर आ गया, u। अच्छा u क्या है, प्रारंभिक वेग, उसका क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो दोनों कैसी हो गई, इक्वल। जब चेंज ही नहीं हुई तो इक्वल है ही। पहले भी अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो 10 मिनट बाद भी 5 मीटर प्रति सेकंड से जाएगा और 15 मिनट बाद भी उतने से जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। बात समझ पाए, देखो सेम दिखा रहा। फिर मैं कह दूं कि ए दूसरे वाले में 0 रख के देखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरे इक्वेशन में 0 रखो, तो यू टी प्लस हाफ, जैसे ही ए की 0 रखोगे पूरा कितना हो जाएगा 0। तो क्या आ गया, देखो एस इक्वल टू यू इंटू टी। एस क्या है, डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस। यू क्या है, उसकी चाल है ना, वही तो लिखते थे, चाल कैसी भी हो। और टी क्या है, समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, वही फार्मूला निकल के आ रहा है। इसका मतलब चेंज कब हो रहा है, जब उसमें एक्सीलरेशन हो रहा, तब वो चेंज होकर ऐसा होता है। ये बनाना पड़ा हमको, और उनके बीच में हमने रिलेशन सीखा। फिर मैं तीसरा वाला देख रहा हूँ कि इसमें भी अगर कोई परिवर्तन ए में ना हो तो ये पूरा 0 होगा। फिर वी किसके बराबर होगा, यू, अर्थात वी यू चेंज नहीं होगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम इन तीनों को सीख लिए। अब इसके बाद सीखते हैं कि ग्राफ द्वारा, किसके द्वारा, गति के जो भी निरूपण है, मतलब गति को जो भी दिखाना है, गति कैसे दिखाई जा सकती है। जैसे मैंने कहा था ना, ग्राफ में दिखाने के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट बनाते थे, फिर उसमें ओरिजिन पॉइंट लेते थे, और फिर जैसे मैं कह दूं, देखो आ सारी चीज़ें ये कंप्लीट कराते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल चालू किया जाएगा, ठीक है। ग्राफ द्वारा चाहो तो मैं बता देता हूँ, बाकी इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज होगी, फिर अगले चैप्टर में जाएंगे। अगला चैप्टर क्या है, फोर्स, है ना, कि फोर्स कैसे, कितने मूल बल हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर मैं कह दूँ ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट कितना दूर है, आप बता सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कितना दूर, किससे बताएं कितना दूर है। मैं कह दूं कि लखनऊ की दूरी कितनी है, तो आप पूछेंगे कहाँ से कितनी है, दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से, गोंडा से, बाराबंकी से, कहाँ से कितनी दूरी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। मैं कह दूं इस पॉइंट की दूरी कितनी, कहाँ से कितनी है, ऐसे तो कोई दूरी है ही नहीं। तो मुझको क्या करना पड़ता है, कोई एक पॉइंट लेना पड़ता है,
इनको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस। मैं कह दूं इससे अब कितनी दूर है, एक दूरी ये बन गई, ये 3 मीटर है। इससे कितनी दूर है, मैं कह दूं ये है, मैंने कहा इससे कितनी दूर है, 3 मीटर है। बात समझ में आई नहीं? अब इसमें मैंने कहा एक पॉइंट इधर, इससे कितनी दूर है, 2 मीटर है। एक इधर ले लिया, इससे मैंने कहा 4 मीटर दूर है। बात समझ पा रहे हो? तो अब चूंकि दूरी भी पता चल रही कितनी है, और मैं अब यहाँ से पूछूं किस डायरेक्शन में, तब भी आप बता देंगे, क्योंकि डायरेक्शन तभी बता पाओगे। इसका मतलब जब वो कहाँ पर है तो हमको क्या बताना पड़ेगा, उसके लिए कोई एक पॉइंट तो होना चाहिए। मैं अब इसके लिए इसकी डायरेक्शन अलग होगी और इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी। मैं इसे बना के देखता भी हूँ। क्या देख रहा हूँ, इधर को क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। ये क्या होता है, वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। मैं इससे कहूँ तो किस में है, वेस्ट में है। और इसमें इससे कहूँ तो किधर है, ईस्ट में है। इससे कहूँ तो किस में है, नॉर्थ में है। तो कोई चीज़ कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, ये तब बता पाओगे, उसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उससे आप बताएंगे। देखो यही चीज़ इसके लिए ईस्ट है, उसके लिए वेस्ट है। तो अब वेस्ट ना कर देना ना, वेस्ट है तो मतलब पश्चिम में है। तो ये कैसे हैं, इसका मतलब डायरेक्शन जो है, हम अगर कोई कहें कि जो है, पहले हम कितनी डायरेक्शन मानते हैं, 6 मानते थे। कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, और ऊपर और नीचे, अप और डाउन, 6 हो गई। लेकिन इनमें दिक्कत क्या आती है, देखो इसी में बदल गया, इसके लिए ईस्ट में, इसके लिए वेस्ट में। तो इसका मतलब इधर नॉर्थ में तो डायरेक्शन बदल जाती है। स्थान परिवर्तन के साथ क्या होता है, दूरी भी बदलती है, डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो इसका मतलब इनमें जो चेंज आता है, इसके लिए हमने इसको बदल दिया। हमने कहा इन डायरेक्शंस को हम नहीं मानेंगे। तो हमने कौन सा ग्राफिकल में तीन कोऑर्डिनेट बनाए थे, कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड, और उनकी डायरेक्शंस में माने थे। तो हमने कहा तो चलिए ठीक है, हमने 3 बना लिए। कौन कौन से बना लिए, तो लेकिन अगर दिखाना क्या है, देखो फिर उसका हमने माइनस कोऑर्डिनेट बना दिया था कि पीछे जाएंगे तो माइनस में होगा, आगे जाएंगे तो 3 का कितना हो जाता था, 6 हो जाता था। और तीनों कोऑर्डिनेट कैसे होते थे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। तो उसमें मैंने बताया था ना, एक्स को किधर भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स मानने हम किधर भी मान ले, इधर मान ले, इधर मान ले, कैसे भी मान सकते हैं। लेकिन जिधर भी एक्स मानेंगे तो वाई उस पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर। हमने वाई को क्या बना लिया, उस पर परपेंडिकुलर। और जब वाई उस पर परपेंडिकुलर हो गया तो एक्स वाई किधर, एक्स इधर माने तो वाई ऐसे हो गया परपेंडिकुलर। इधर भी वाई कर सकते हैं, तो एक्स वाई तो हम सोच सकते हैं किधर भी माने। लेकिन एक चीज नहीं बदलना चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हमेशा होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने एक्स वाई को बनाया, तुरंत जेड फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि जेड भी इस पे कितना बनाएगा, 90 का बनाएगा। बताओ अब क्या जेड को बदला जा सकता था, मैं कह दूं जेड इतने पे रख दूं, तुरंत एंगल बदल गया। और जब ऐसे रख रहा हूं तो ये एक्स के साथ भी 90 बना रहा और वाई के साथ भी बना रहा है, ये जेड हो गया। मैं इसको दिखाना चाहूं तो हमारा क्या हो गया, ये अगर x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। और z को दिखाना आसान नहीं ऊपर का, तो मैं इसको x y को तो ऐसे दिखा देता हूँ, और z अंदर बाहर बोर्ड के निकलेगा तो नहीं दिखा पाते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल कितने दिखाऊंगा, x और y कोऑर्डिनेट। y का पीछे जाएंगे तो माइनस में दिखाते थे, z का x का भी पीछे जाएंगे तब भी माइनस में दिखाते थे। बात समझ पाए यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट लूंगा और उसमें जो है दिखाऊंगा। जैसे मैं कह दूं कि मुझे जो है, मुझे चाल दिखानी, कि किसी ग्राफ पे चाल को प्रदर्शित करना, स्पीड को प्रदर्शित करना। तो अच्छा बताओ स्पीड किस पर निर्भर करती है, सबको पता है 2 चीज़ों पे। क्या स्पीड कब होती है, स्पीड का मतलब ही क्या है, मैंने बताया था ना, स्पीड क्या होती है, चाल। चाल क्या है, वास्तव में दूरी ही है जो पर सेकेंड, वो प्रति सेकेंड या प्रति 1 यूनिट टाइम में वो जितनी कवर करती है। तो इसका मतलब 2 चीजें हो गई, एक दूरी हो गई, दूसरा क्या, लगने वाला समय, अर्थात वो पोजीशन चेंज करता तभी उसकी स्पीड होगी कुछ। तो 2 चीजें हुई, कौन कौन सी, एक दूरी हो गई, दूसरा क्या हो गया, समय हो गया। तो हमको जब भी चाल दिखाना पड़ेगा तो कितनी चीजें चाहिए, 2। और उन 2 चीजों को इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, मैं कहूं कि समय के साथ उसकी दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैं कहूंगा वो क्या कर रहा है, चल रहा है। इसका मतलब उसकी क्या है, कुछ चाल है। बात समझ पाए? जैसे और जहां से लेते हैं वहां पे 0 ही मान लेंगे। मैंने कहा जहां से हमने समय चालू किया कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ये है ना, यहाँ पे कितना मान लें, 0। मुझे चाल दिखानी तो क्या कहूँगा, ये समय। अच्छा देखो किसमें क्या दिखाएंगे ये भी बहुत डिपेंड करता है। मुझे इधर क्या दिखाऊंगा, मैं दूरी को, इधर किसको मैं दिखा रहा हूँ, t, समय को दिखा रहा हूँ। बात समझ पाए? ये x हो गया, ये y, मैं y पे किसको दिखा रहा हूँ, दूरी पे। x को किस पे दिखा रहा हूँ, समय को। अच्छा x पे समय ही क्यों दिखा रहा हूँ, y पे ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाली पे हम हमेशा जो है स्वतंत्र राशि को मानते हैं जो फ्री हो, और इस पे डिपेंडेंट। अच्छा कौन फ्री, मैं कह दूँ चलना चालू करता हूँ तो समय तो लेगा ही,
तो ना चलूं तब भी समय मारा जाएगा। समय को रोका नहीं जा सकता, समय को बांधा नहीं जा सकता, ना समय को हम पीछे ले जा सकते। तो समय कैसा है? समय फ्री है, समय को हम रोक नहीं सकते, लेकिन स्पीड चलना रुक भी सकते हैं। तो ये एस क्या है, किस पर डिपेंड है? टी पर। टी फ्री है, बात समझ पाए? तो जो फ्री होगा उसको इधर दिखाएंगे, जो डिपेंडेंट होगा उसको इधर। दो राशियां होती हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज इधर दिखाएंगे और जो फ्री क्वांटिटीज है उसको इधर दिखाते हैं। बात समझ पाए? मैं इसको मानता हूँ, मान लो समय मान लीजिए 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, फिर ये सब किस में दिखाया है? समय को सेकेंड में यहाँ पे दिखा दिए। दूरी को हम यहाँ पे किस में दिखाते हैं? मीटर में, ठीक है। वही फंडामेंटल यूनिट्स में, जो MKS पद्धति सिस्टम में जो भी होता है मैं उसमें लेता हूँ। लेंथ को मीटर में लूँगा, समय को सेकेंड में। बाकी दिखाया किसी में भी जा सकता है। इसको किलोमीटर मिनट में ले लो, इसको किलोमीटर में ले लो, कैसे भी आप दिखाना चाहें। यहाँ पे मैंने कहा ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर ऐसे चलता जा रहा। बात समझ पाए? अब मैं कह दूं कि किसी समय मैंने जब चालू किया तो ऑब्जर्वर रेस्ट में था, जब वो देखना चालू करूंगा तो उस समय कितना होगा? 0 होगा। तो मतलब यहाँ पे टी भी 0 और उसने कुछ चला भी नहीं तो ये भी 0। अब मैं कह दूं वो चलना चालू किया तो समय लेना चालू किया, उसने समय लेना, वो ऐसे चला, वो यहाँ पे आया। और मैं कहूँ अब वो 2 सेकेंड बाद, कितने सेकेंड बाद? 2। देखो समय कितना हुआ? 2 के बाद वो कहाँ पहुँचा? मैं ऐसे कह दूँ कि वो 2 सेकेंड बाद यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? यहाँ। तो इसकी लोकेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को परपेंडिकुलर दोनों तरफ मिला देंगे। ये एक्स में मिला दिया और ये वाई में। अब फिर मैंने कहा यही पार्टिकल कुछ समय बाद, 4 सेकेंड बाद ये यहाँ से पहुँचकर ऐसे पहुँच गया। अच्छा, डिस्टेंस ही तो है, देखो डिस्टेंस, लेकिन समय लेगा तो समय की तरफ भी हमको बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा 4 सेकंड, कितने समय? तो सेकंड समय को दिखाने के लिए 4 दिखाया। दूरी कितनी कवर कर चुका है? 20। इन दोनों को परपेंडिकुलर मिला, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर मैं कहूँ कि 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 6, तो 6 को परपेंडिकुलर मिलाएंगे। कितने मीटर पे पहुँच चुका? मैंने कहा 30 मीटर पे पहुँच चुका है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ। देखो, तो जो ये पॉइंट मिले हैं मैं इनको मिलाता हूँ, यही तो होगा। ये किसको दिखाएगा? समय के साथ क्या बदलते जा रही दूरी, तो क्या है ये? चाल को ही तो दिखाएगा। तो ये वाली जो हम दिखाएंगे ग्राफ में, ये किसको दिखाता है? चाल को दिखाता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ इसकी दूरी बदलते जा रही। तो ये ग्राफ में जो प्रदर्शित करेगा वो किसको दिखाएगा? चाल को, इसको दिखाएगा। देखो चाल कैसी, लाइन एक जैसी बन रही, तो एक समान चाल ही तो चल रहा है कि बदल रहा है? एक समान चल रहा है। मैं कह दूं मैं यहाँ तक ना दिखाता हूँ, मैं केवल इतने तक दिखाना चाहूँ कि मैंने 6 सेकंड तक की देखा और वो इतने पे पहुँचा। लेकिन अब मैं कह दूं कि उसके बाद समय बीता और ये यहीं पर रुका, बढ़े नहीं बढ़ा। जैसे कि ये इसी जगह पे है, समय थोड़े ना रुक जाएगा। हम अपनी गति को रोक सकते हैं, क्या समय को रोक सकते हैं? समय को नहीं रोक सकते। फिर मैंने कहा 6 सेकंड हुआ और ये तब तक यहीं रहा, तो इसका मतलब 6 सेकंड पे ये कहाँ पे है? आगे पहुंचा कि यहीं पे है? तो यहीं पे। तो इसका मतलब BC पे है, तो 20 को परपेंडिकुलर मिलाओ। इसका मतलब अब यहाँ पे है। मैं कह दूँ 8 पे भी ये नहीं बढ़ा, तो 8 पे भी ये कितने पे है? 8 सेकंड पे। इसको मैंने फिर परपेंडिकुलर मिला। 8 पे कितने पे? मैं कह दूँ 20 मीटर पे है, तो मैं 20 को किससे मिलाऊंगा? परपेंडिकुलर मिला दूंगा। इसका मतलब 8 पे भी अभी यहाँ है, तो इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। देखो, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें अभी भी कितना, नीचे से 20 मीटर कवर किया, डिस्टेंस कितनी? 20। लेकिन समय क्या रुक रहा? समय तो बढ़ता जा रहा। अब मैं कह दूँ कि इसने इसके बाद लौटना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? लौटना। 8 के बाद मैं यहाँ पे कह दूँ समय किसमें? ये टी दिखा रहे हैं ना समय में। 8 के बाद कितना हुआ? 10 हुआ। 8 के बाद कितना हुआ? आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा तो समझ लेना। फिर लौटना चालू किया और 10 ही सेकंड में आ गया, अगले में तुरंत आ गया। 10 सेकंड में ये कहाँ आ गया? जहाँ पे था वहीं पे आ गया। तो इसका मतलब पहले जितनी डिस्टेंस कवर की थी वो कितनी हो गई? आखिर 0। जितना गया था वो आके फिर डिस्प्लेस कितना हो गया उसका? 0। तो इसका मतलब कितना? मैं कह दूँ 10 पे यहीं पे आ गया, लेकिन क्या समय तो लिया होगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। बात समझ पाए? तो इस प्रकार एक ग्राफ बन रहा है। ग्राफ से एक फायदा और होता है क्या, कि वो दिखा देता है ग्राफ में। इसमें देखूंगा तो मैं कह दूंगा हाँ चल रहा है, ऐसे देख रहे हैं पता चल जाएगा रुक गया। फिर ऐसे देखा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वो वापस लौट रहा है। तो ग्राफ में देखने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं कि उसकी स्पीड कहाँ पे ज़्यादा, देखो ऐसे था और यही, और मान लीजिए बहुत धीरे चल रहा होता, समय और ज़्यादा लेता, तो इसकी ढाल और कम हो सकती थी। और धीरे चल रहा होता तो और कम होती। और अगर ये रुक जाता, चलता ही ना, तो क्या समय रुक जाता? समय नहीं रुकता। तो ये मतलब क्या, इसी पॉइंट पे ऐसे इसकी हम लाइन बना देते, मतलब कोई भी स्पीड से चला नहीं। देखो ऊपर वाला ऐसे ही सेम। इसका मतलब जब भी ये हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज हो जाए,
किसके साथ? समय के साथ। तो हम कहेंगे वो किस पोजीशन में? विरामावस्था में। और इसका झुकाव जितना, ये वाला देखो, इसको जैसे बढ़ाते हैं, कोण बढ़ता जा रहा, बढ़ते जा रहा, ये और इतना हो जाता। तो देखो अब पहले इतने में यहाँ पहुँचा और अब मैं कह दूँ इतने में यहाँ पहुँच गया। देखो पहले कितने 2 सेकंड में 10 पहुँच रहा था, मैं कह दूँ इसको बढ़ा दूँ, अब 2 सेकंड में कितना पहुँच रहा है? 20 पहुँच रहा है। मतलब जैसे ही इस कोण को बढ़ा रहा हूँ इसकी चाल बढ़ रही। और कोण को ही हम क्या कहते हैं? स्लोप। देखो ये ढाल, ये ढाल पहले क्या है? कम है, चाल कम है, और ढाल कम कर दें चाल कम हो जाएगी, ढाल को बढ़ाएंगे चाल बढ़ जाएगी। तो एक चीज तो हमको समझ में आ रही कि जैसे ही हम ढाल को बढ़ाते जाते हैं, स्लोप को बढ़ाते हैं, उसकी चाल लगातार क्या होते जाती है? बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। इसका मतलब जितना हम ढाल को बढ़ा दें, स्लोप को, इसके कोण को जितना बढ़ा दें, वो क्या होती जाएगी? चाल बढ़ जाएगी। लेकिन फिर समस्या आई कि मैंने बढ़ाया, ये यहाँ तक की तो बढ़ा, कितना हो गया? 90 हो गया। लेकिन अब इसके आगे बढ़ाते हैं, 90 के बाद 120 किया, फिर 125 किया, 175 किया। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही कि इसके बाद जैसे 90 के बाद बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फिर कम होते जाएगा। इसका मतलब इधर चाल फिर कम हो जाएगी। जैसे 90 के बाद ये बना दे 100, अब ये हो गया तुम्हारा 120 हो जाए। अब बताओ 90 में तो स्पीड खूब थी, 75 में खूब थी, लेकिन 120 की तो बताओ 90 से ज़्यादा होगी कि कम? इधर देखो घट रही, जैसे इधर होते गए घटते गए, लेकिन एंगल क्या होता जा रहा? बढ़ता जा रहा। इसका केवल कोण पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे हमको एक लेना पड़ता है, टेंजेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? टेंजेंट। इसके लिए हम इस स्लोप को मानते हैं। किसको दिखाते हैं? स्लोप को। जो ये थीटा है तो केवल थीटा से ना दिखाकर किससे दिखाते हैं? टैन थीटा से। किससे दिखाते हैं? टैन थीटा होता है स्पर्शज्या। वो कैसे दिखाते हैं? समझाते हैं। टैन को सबको पता होता है, क्या होता है? लाल बटे कक्का, बचपन में सीखा होगा इसको। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखते हैं? बोलो। हिंदुस्तान हरा भरा क्या लिखते थे? लाल बटे कक्का ऐसे लिखते थे ना। इसको क्या करते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये लंब हम लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लंब। ये क्या होता है? कर्ण। ये क्या होता है? आधार। इसको क्या मानते हैं? कर्ण माने। लंब, कर्ण और आधार तीनों हो गया। और लंब को इसमें क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर। इसके बाद कर्ण को हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस मानते हैं। उसके बाद कर्ण को बोलो हाइपोटेनस, और आधार को क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। तो देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का से याद कर लेते हैं। वो कैसे भी ये बनाया होगा, खूब बनाया होगा। जब कोई एंगल 90 डिग्री का बनाए, है ना, एक ट्रायंगल ABC है, तो ये अगर एंगल थीटा लेते तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और उसके बाद जो बचा वो क्या होता है? बेस होता है। बेस को क्या कहते हो? आधार, लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। बात समझ पाए? तो टैन थीटा क्या होता है? यहाँ से ले लेते थे। मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी मैथ में आप लोग पढ़े हुए, मैं उम्मीद करता हूँ। इसको क्या मानते थे? साइन, कास, और इसको क्या लेते थे? टैन। तो टैन में क्या आ रहा है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। बात समझ पाए? तो मैं अब दिखाता हूँ इसको मिटा के। मैंने केवल रिपीट करा दिया, जिन बच्चों को ना क्लियर हो थोड़ा सा अपना देख लेंगे। क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर अपान बेस, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो क्या होगा? ये मैंने कहा था ना परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपान बेस। मैं इसको बाद में आगे प्रूफ भी करा दूंगा, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये मुझे नहीं पता। परपेंडिकुलर अपान बेस है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस। मैं कह दूँ इसके बीच का मैं लेना चाहता, देखो यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे। मैं कह दूँ कि अब मैं कितने से लेना चाहूँ? 2 से 4 के बीच में। कितने? 2 से 4 सेकंड के बीच में इसकी चाल बताइए कहाँ पे था? तो 2 से 4 मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा, 4 वाले में ऐसे मिला लूँगा, तो बीच का एक ये ट्रायंगल तैयार होगा। देखो ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, तो कौन सा ट्रायंगल तैयार होगा? ये वाला। बात समझ पाए? उतने में ये वाली स्पीड को दिखाएगा, यही तो दिखाएगा। उस समय इसकी एंगल कितनी थी? इसको अगर हम मान लें थीटा मान लें, कितना मान लें? थीटा। तो यहाँ पे टैन थीटा क्या हो जाएगा? बोलो। अब मैं अगर पूरा भी लेना चाहूँ तो ये कितना होगा? 20 होगा, और ये समय कितना होगा? 4 होगा। समय कितना होगा? मैं अगर पूरा भी लेना चाहूँ, अगर पूरी की स्पीड दिखाना चाह रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपान कितना हो गया? बेस हो गया। परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरे को अगर दिखाऊँ कि 4 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रहा है, परपेंडिकुलर कितनी? 20, और समय कितना? 4 सेकंड। स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर प्रति सेकेंड। और चूंकि यही तो स्पीड है, अर्थात टैन थीटा ही क्या है?
tan थीटा से हमने क्या निकाल ली, इसकी स्पीड निकाल ली, अर्थात यही tan थीटा ही इसकी क्या दिखाता है, स्पीड को दिखाता है। और ये tan थीटा क्या था, स्लोप ही क्या दिखा देता है, स्पीड को दिखा देता है। बात समझ पाए, गुड। चलिए फिर आगे अब हम कल जो है सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। ग्राफ में आपने देख लिया, और ग्राफ अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे दिखा दूं, त्वरण के एक समान त्वरण का भी ग्राफ में दिखाया जाए, असमान त्वरण का भी दिखाया जाए, ग्राफ द्वारा अगर इन फार्मूलों को भी आप चाहते हैं तो बता दीजिएगा कमेंट में, मैं उससे भी करा दूंगा। अगर नहीं, अगर ऐसे ही चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, से हो गया। बाकी हम लोग कल एक्सरसाइज पे चलेंगे, कितने सवाल हैं, ठीक है। चलिए।